B. Next we move to question number 13. This is a problem on EMI again. यहाँ पे अपने को एक सिचुएशन दी हुई है और मोशनल EMF अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द रॉड पूछा हुआ है. यहाँ पे अपन एक प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से इसको ए बी बोल दिया है और ये जो एंड है इसको मैंने सी मार्क कर दिया है. ये बी है. एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दी है, कोनिकल पेंडुलम है, इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन इन्होंने बनाया हुआ है. अगर मैं इस लूप को पूरा कंप्लीट कर दूं तो अपने को पता है इस लूप के लिए ना एरिया चेंज होगा ना बी चेंज होगा. नेट अपन ऐसा बोल सकते हैं इस लूप में जो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा देयर विल बी जीरो. नेट ईएमएफ थ्रू दिस लूप विल बी जीरो. नाउ अगर अपने को ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस ए बी निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड अपन बोल सकते हैं देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन बी सी प्लस ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सी ए. ऐसा बोल सकते हैं. अब अपने को पता है ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सी ए विल बी ज़ीरो. इसका रीज़न ये है कि इसकी लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है. जब भी अपन रिजल्ट लगाते हैं बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, इसमें लेंथ और बी जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होना ज़रूरी होते हैं. यहाँ पे पैरेलल है, इस केस में ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा. ईएमएफ अक्रॉस बी सी निकालना है, ये स्टैंडर्ड केस है, वी कैन यूज़ द रिजल्ट बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू. बट एल जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट लेंथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. या एंगल थीटा दिया हुआ है, लेंथ एल दी है, तो ये वाली जो लेंथ होगी दैट बी एल साइन थीटा. देयरफॉर रिजल्ट होगा बी ओमेगा एल साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू. और जो ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस बी सी होगा दैट विल बी ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस ए बी. सिंप्लीफाइंग रिजल्ट आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई टू, विच ऑब्वियसली मैचेस विथ ऑप्शन नंबर डी. Next we move to question number 14. Question number 14 is again a problem based on energy conservation and concepts of center of mass. एक सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे M2 ऐसे हैंग कर रहा है, M1 को कुछ पर्टिकुलर हाइट D से अपन ने ड्रॉप किया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे दी है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इस कारण से यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा. तो सबसे पहले अपन मोमेंटम कंजर्वेशन से यहाँ पे m1 m2 की कंबाइंड वेलोसिटी निकाल सकते हैं आफ्टर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन इनलास्टिक दिया हुआ है. m1 m2 एक कंबाइंड मास जैसा रोल प्ले करेंगे. m1 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अपने को पता है, एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं. लेट से m1 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन मैंने v1 बोल दिए. v1 की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी रूट ऑफ 2gd और कंबाइंड मास m1 प्लस m2 हो जाएगा. और लेट से मान लिया वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं m1 v1 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी. यहाँ से कंबाइंड वेलोसिटी निकल के आएगी m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ये रिजल्ट आएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स रूट ऑफ 2gd. यहाँ से अपन फाइनल कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर दिस कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस विल बी हाफ m1 प्लस m2 टाइम्स v स्क्वायर. वी अपन निकाल चुके हैं, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाएगी. अब मैक्सिमम हाइट सेंटर ऑफ मास की पूछी हुई, तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कि जब सेंटर ऑफ मास की हाइट मैक्सिमम होगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. मीनिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. मतलब पूरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में चले जाएगा. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी दैट विल बी m1 m2 टाइम्स g टाइम्स h, where h is the maximum height that the center of mass rises. On substituting ke of system which we have and simplification, we can solve for h. When we solve for h, the final answer for h on simplification will be d into m1 by m1 plus m2 का whole square, which matches with the option number A we have in the problem. Next we move to question number 15. फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे और अपने को 0 से t/4 इंटरवल में RMS वैल्यू ऑफ
वोल्टेज पूछा हुआ है, दैट इज़ वी आर एम एस पूछा है। अपने पास फॉर्मेट पता है, किसी भी चीज़ की आर एम एस वैल्यू निकालनी, जैसे यहाँ पे टाइम का फंक्शन होगा तो आर एम एस वैल्यू जो होगी दैट विल बी वी स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी इस पूरे का रूट। ऐसे अपन आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकाल सकते हैं। नाउ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो 0 से t/4 विल बी द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन बीइंग कि 0 से t/4 तक ही अपने को आर एम एस वैल्यू निकालनी है। अब v as a function of t from the given situation, v as a function of t from t belongs to 0 to t/4 will be a straight line. We use y equal to mx, स्लोप ग्राफिकली निकल सकता है जो फंक्शन है, देल बी v is equal to 4 v naught by t times t. This will be v as a function of t. When we substitute the values and simplify under proper limits on substitution, v RMS on integration will be equal to v naught by root 3, which is option number A. Next we move to question number 17. Next we move to question number 17. In question number 17 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है, यू कैन यूज द रिजल्ट ई डॉट डी एल का इंटीग्रल दैट बी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। इस पर मॉड लगा दिया क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा हुआ है। सर्कुलर सिमेट्री से ई डॉट डी एल की वैल्यू होगी ई टाइम्स 2 पाई आर, वो डी फाइव बाई डी टी विल बी इक्वल टू एरिया टाइम्स डी बी बाई डी टी। The area of the circular loop will be pi r square and dB by dt for the given function will be b naught r और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ऑन सिंप्लीफिकेशन the value will come out to be equal to r square by 2 times b naught, which will be the induced electric field, and obviously it will match with option number B.